नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपका प्रति क्लास से जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज ही हम आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर के। देखो, अंग्रेजी जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आए हो, आपको कोई नया सब्जेक्ट शुरू करना हो और किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक रूप से पढ़ना हो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप किस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हो। आपके उस एग्जाम में जो सब्जेक्ट आप पर्टिकुलर पढ़ने के लिए आए हो वो कितने नंबर का होता है, वो सब्जेक्ट हैं क्या, आपको सब्जेक्ट का प्रायर नॉलेज कितना है, आपको सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 12th के बाद में इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है। आपने जो स्कूली लेवल पे इंग्लिश पढ़ी है वही पढ़ी है। आपका जो व्हाट्सएप का ज्ञान, आपका चैटिंग का ज्ञान, आपका जो नॉर्मली व्यवहारिक ज्ञान होता है इंग्लिश का, वही ज्ञान है। और ग्रामर के पोर्शन में आप एकदम नाइव हो या नए हो। जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको पहले तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक कि आप पढ़ रहे हो तो आपका मन होना चाहिए पढ़ने का, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप पर थोपी गई इच्छा ना हो। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ये इच्छा आपकी ही होनी चाहिए कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है और ये मेरी इच्छा से कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर ली, या मेरे घर वालों ने भेजा है इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर ली। देखो, एट द एंड यहाँ काम करने वाला आप होगा, पढ़ने वाले आप होंगे। तो आपको मन में ये धारण करके ही चलना है कि मैंने ये तैयारी अपनी, जैसे आपने कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, आपने उसका सपना देखा है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है, पेपर कैसा आता है आपके पास में, प्रोसीजर क्या आपके पास में, जॉब प्रोफाइल क्या आपके पास में, आपको किस लेवल का पढ़ना है, अभी आपका लेवल क्या है, मॉक टेस्ट देने से कितना सुधर जाएगा, आपको किन किन सोर्सेज से तैयारी करनी है और इस सब्जेक्ट को कैसा कर लेना है। ठीक है, तो इसी कड़ी में कंपटीशन एग्जाम में एक इंग्लिश का मेजर पोर्शन होता है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपके पास में 3 पार्ट्स में आती है। एक आपके वोकैब वाला पोर्शन आता है। वोकैब में आपके पास में टेंस पूछा जाता है, नरेशन पूछा जाता है, वॉइस पूछा जाता है, आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारे पूछे जाते हैं। उसकी एरर आती है आपके पास में किसकी, नाउन की एरर, प्रोनाउन की एरर, वर्ब की एरर, एडजेक्टिव की एरर, एडवर्ब की एरर, प्रीपोजिशन की एरर, कंजक्शन की एरर, इंटरजेक्शन की एरर, इन सब की एरर आती है आपके पास में। दूसरा आपके पास में पोर्शन होता है जिसमें आपके वोकैब का, वोकेबलरी का ज्ञान पूछा जाता है। और तीसरा आपके पास में कौन होता है, आपके पास में पोर्शन जिसमें आपके पास में आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ज्ञान पूछा जाता है, जिसमें आपके पैसेज हो जाता है, जिसमें आपके क्लोज टेस्ट हो जाता है, जिसमें आपके पास में और क्या हो जाता है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, कभी कभी आपके पास में लेटर राइटिंग भी पूछा जाता है, एसे राइटिंग भी पूछा जाता है, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा वो भी पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे पढ़ने आए हो इंग्लिश। सबसे पहले तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, आप सभी लोग राजस्थान या फिर भारत की किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अब ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने वाली संख्या ज़्यादा होगी और शहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों की संख्या कम होगी। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी हिंदी मीडियम का ही होता है, तो वो अंग्रेजी के प्रति उतने सहज नहीं होते हैं। देखो, आपको ना इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि नहीं अगर मेरा मीडियम हिंदी है तो मैं हिंदी मीडियम में ही सहज रहूँगा, अंग्रेजी मेरे लिए एलियन सब्जेक्ट होगा या फिर मैं उसको समझ ही नहीं पाऊँगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता आपके पास में। अगर आपका मन है पढ़ने का, अगर आपकी थोड़ी सी पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है उसके प्रति, एटीट्यूड क्या होता है आपके पास में, नज़रिया, अंदाज, अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, आप इजीली उस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप मास्टर कर सकते हो। उस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप मास्टर कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आगे, आप बोलोगे सर इंग्लिश के साथ हमें और क्या पढ़ना चाहिए जिससे मैं इंग्लिश को मास्टर कर लूँ। पहले तो आपको इंग्लिश पढ़ते हुए डर निकाल देना कि इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोई एलियन सब्जेक्ट है और उसको मेरे को पढ़ते वक्त बहुत जोर आएगा, मैं उस सब्जेक्ट को अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे को काफ़ी वक्त लगेगा, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं रहा, मेरे 10th में इंग्लिश में मार्क्स कम आए, मैं 12th में इंग्लिश के साथ सही नहीं था, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, मेरे को समझना नहीं आता है, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, मेरे में फ्लुएंसी नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ये सारी समस्याएँ एक तरफ है। जब आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको दिमागी, देखो ना, एक बड़ी फेमस लाइन है आपके पास में कि मैदानों में लड़े जाने से पहले युद्ध मन में लड़े जाते हैं। रणभूमि में लड़े जाने से पहले युद्ध कहाँ लड़े जाते हैं, मनोभूमि में लड़े जाते हैं। अगर आप मन में पहले ये ठान लोगे कि नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ने का डिसीजन मैंने लिया है और अब इस सब्जेक्ट को परफेक्ट करने का जिम्मेदारी भी मेरी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस सब्जेक्ट को परफेक्ट करने से। आपको ये चीज़ पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं इस सब्जेक्ट को परफेक्ट कर सकता हूँ। आप ये कैसे करोगे, अब आप इंग्लिश पढ़ना आए हो तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश पढ़ लेना मात्र ही नहीं होता। क्या आपने जब हिंदी पढ़ना सीखा था तो आपने कभी हिंदी में ये लगाई क्या कि वह घर जाती हैं तो मैं ती है लगाऊंगा क्योंकि वह लड़की है?
वे घर जाते हैं, मैं यहाँ प्लूरल लगूंगा क्योंकि वे बहुत सारे लोग हैं। कभी ऐसा सोचा आपने? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपके हैबिट में आते गए, आपके एनवायरनमेंट में आपको मिलते गए। आपने हिंदी की बुक्स पढ़ी, आपने हिंदी की न्यूज़ चैनल देखे, आपने हिंदी के धारावाहिक देखे, आपने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा, और ये चीज़ें आपके बिहेवियर में आती गई। जब कोई बिहेवियर में आती हैं तो आप पेसिवली इस चीज़ को लर्न कर पाते हो। आपने देखा होगा हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं आपके पास में। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है आपके पास में अनकॉन्शियस माइंड। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं वो आपके पास में मेजर पोर्शन में होती है। हम क्या देखते हैं, हम क्या बोर्ड पर पढ़ते हैं, हम साइन बोर्ड पर क्या पढ़ते हैं, टीचर हमारे सामने क्या बोलते हैं, फ़ोन में हमारे पास में कैसी आवाज़ आती है, फ़ोन में लैंग्वेज कैसी है। अगर आज आपके फ़ोन की लैंग्वेज हिंदी कर दी जाए आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप इंग्लिश के साथ मोबाइल में मोर कंफर्टेबल हो देन हिंदी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही मोबाइल में इंग्लिश की लैंग्वेज ही देखी। इसका मतलब क्या है? किसी भी नई चीज़ को सीखने से पहले आपका नज़रिया उसके नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। आपका नज़रिया कैसा है? सेकंड चीज़, बात रही मेरी और आपके पढ़ाने की, तो अगर आप ऐसा मानोगे कि भाई 1 घंटा कब निकलेगा, 1 घंटा पढ़ने में बड़ा समस्या आ रही है, ये क्लास पूरी कब होगी। देखो आपको ऑनलाइन क्लास मिल रही है, आप जब चाहो फ़ोन बंद करके जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि एग्जाम में तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे ही जाने, एट द एंड आपको रेडी करना ही पड़ेगा। अब बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो तो हम आपसे ही क्यों पढ़े? आपने कोर्स परचेज हमसे किया तो हमसे ही पढ़ोगे भाई, और क्या ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एज ए टीचर मेरे पर भरोसा जताया है, आपने परचेज लिया प्रति के क्लासेस से, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इंग्लिश में आपकी कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप बोलोगे सर आश्वस्त करके आप हमें क्या दोगे? ऐसा देखो हमारा शुरू से यही थॉट प्रोसेस रहता है कि हमें न केवल कंटेंट नॉलेज देना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एक रेजिलिएंट माइंडसेट, एक स्टबर्न, आप किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। सेकंड, आप साइंटिफिक मेथड से स्टूडेंट अप्रोच लगा करके तैयारी कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे हम, काफ़ी जगह डाउट होगा कि कौन सी चीज़ एडजेक्टिव में काम आती है, कौन सी प्रोनाउन होती है, एडजेक्टिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है आपके पास में। जब आप ये पढ़ोगे वैसे एडजेक्टिव नहीं होता था, एडजेक्टिव होता है, डी साइलेंट होता है, ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं तो आपके पास में एडजेक्टिव बोल जाते हैं, वो एडजेक्टिव होता है। जब हम और आगे जाएंगे, जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़े तो उसमें खूब सारे आपके पास में एक्सेप्शन आएंगे, खुद छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, तो जहाँ पे स्टूडेंट के कंफ्यूज होने की संभावना होती है। जैसे एवरी आपके पास में कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता, लेकिन एवरी आपके पास में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन में, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है आपके पास में। ये सारी जब आप बारीक बारीक चीज़ें देखेंगे, जहाँ स्टूडेंट अपने आप क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, इन चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। सेकेंड चीज़, जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के साथ में और कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य होती हैं। कैसे मॉक टेस्ट देना, कैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप तैयारी करने बैठे हैं तो आपका सिलेबस पूरा माइंड में कैसे रहना चाहिए, सिलेबस को कैसे आपको ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस एक बार देख लिया और आपको चल रहे हो, नहीं, आपने एक टॉपिक किया, उस सिलेबस के टॉपिक को काटा, दूसरा टॉपिक किया, उस दूसरे टॉपिक को काटा, तीसरा टॉपिक किया, तीसरे टॉपिक को काटा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में आप अवेयर रहोगे, सेल्फ अवेयर रहोगे कि मैंने कितना पढ़ लिया है, मैंने कितनी दूरी तय कर ली है, मेरे को कितनी दूरी तय करनी बाकी है, ये सारी चीज़ें। और क्या, और देखो टॉपिक करवाएंगे, ठोक बजा करके टॉपिक करवाएंगे। जो भी डाउट हो आप प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के हेल्पलाइन नंबर पर भेजोगे, इंग्लिश लिखोगे, नीचे इंग्लिश के डाउट लिखोगे, आपको जवाब मिलेंगे। सेकेंड चीज़ आपके पास में क्या हो जाएगा कि जो भी आपके पास में मन में डाउट है, ठीक है, ये तो हो गया। सेकेंड चीज़ आपके मिलेगा, आपको हर एक टॉपिक की डीपीपी मिलेगी। डीपीपी कैसे, आपने एक टॉपिक पढ़ा है टेंस, अब टेंस से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको घर से देने के लिए। प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीसी कैसे पूछती हैं, आरएसएस भी कैसे पूछती है आपके पास में, और एसएससी वगैरह ये कैसे पूछते हैं। आपके सारे टाइप के क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे और यहाँ बोर्ड पे भी करवाए जाएंगे। आप करोगे देखोगे मेरी कहाँ गलती हो रही है और सर करवा रहे हैं वो कहाँ से आपके पास में सही हो रहा है। थर्ड चीज़ आपके पास में क्या है, आपको एक वैसा एटीट्यूड, आपको वैसे एक अप्रोच दी जाएगी, एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए सही मायने में। देखो टीचिंग करवाने का एक ही मकसद होता है, एट द एंड एक ही गोल होता है कि अच्छा टीचर कैसे, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति कैसे बना जाए। व्यक्तित्व निर्माण पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य होता है, एकमात्र नहीं बोलेंगे हम, पढ़ाने, व्यक्तित्व निर्माण पढ़ाने का प्राइमरी उद्देश्य होता है। जो सबसे प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या, आपका व्यक्तित्व निर्माण। आप एज ए सिटीजन कैसे बेहतर बने, आप एज ए इंसान कैसे बेहतर बने, वो चीज़ें। आप बोलोगे सर इंसान हम बेहतर रही है, इंस्टाग्राम खूब सारी ले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं।
हम मानते हैं कि जब हम 12th करके आते हैं हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सब कुछ दुनिया देख लिया है, हमने थोड़ी लड़ाइयाँ कर ली हैं, हमने थोड़े दोस्ती कर लिए हैं, हमने थोड़ा प्रेम कर लिया है, हमने दुनिया देख ली है। बस ऐसा नहीं होता। सीखने का प्रोसेस सतत है, सीखने की प्रक्रिया सतत है, जीवन भर चलने वाली है। सीखो, इम्प्रूव करो, अप्लाई करो, आगे बढ़ो। जब हम आगे जाएंगे हम देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर तक नहीं रह रहे, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम चीज़ों के बारे में राय बना पा रहे हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को समराइज कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। हम सिर्फ अंडरस्टैंड तक नहीं रह रहे हैं, हम आपके पास में चीज़ों में और भी नीचे घुस रहे हैं और हम चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को एनालिसिस कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को इवेल्युएट कर पा रहे हैं और लास्ट में हम क्रिएट कर पाएंगे। आप भी एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास में अपनी खुद की थॉट प्रोसेस होगी, आपके पास में अपने खुद के डिसीजंस होंगे, आपके पास में अपना खुद का मत होगा। आप किसी और के द्वारा बोली गई बात को नहीं, आपका मत इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं तुम्हारे क्या विचार हैं, वो विचार मायने रखेंगे, तुम्हारे खुद के विचार, तुम्हारे खुद के आइडियाज़, तुम्हारा खुद का सोच। ठीक है। जब आप इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट पढ़ने जाओ तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आरएसएस की तैयारी करो या किसी की भी तैयारी करो, देखो आपको ध्यान रखना है एक दो थोड़ी थोड़ी चीज़ें। पहली चीज़, इंग्लिश को एलिनेट नहीं लेना है। इसका मतलब हो गया इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट रहना है। ये कैसे रहोगे? देखो, सॉरी थोड़ी खांसी है। देखो 21वीं सदी कैसी है? ये जो आज का वर्तमान का युग है, ये है कि आपकी खुद की वेल्थ कितनी है, आपकी खुद की वैल्यू कितनी है वो मायने रखती हैं। आपके पापा क्या थे, आपके दादा क्या थे, वो चीज़ें बिल्कुल भी मायने रखती हैं। आपकी खुद की वेल्थ कैसे? आपके 10वीं में 98% है क्या वो आपके दिमाग पर लिखे हुए या ललाट पर लिखे हुए क्या? आपके 12th में कितने मार्क्स है क्या यहाँ पे लिखे हुए क्या? नहीं। आप खुद को कैसा प्रेजेंट कर पाते हो, आपके बोलने का सेंस कैसा है, आपके बातचीत करने का नज़रिया कैसा है, आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंटरव्यू का आपके पास में पैटर्न होता है, चाहे आरपीसी के जितने भी एग्जाम ले लो आप। अभी ये जो 4th ग्रेड का एग्जाम आया था आपके पास में हाई कोर्ट का, उसमें भी आपके पास में इंटरव्यू वाला सिस्टम है। तो ये चीज़ें आपको अपने बिहेवियर में लानी। ये चीज़ें बोलोगे सर इसमें इंग्लिश का क्या रोल है? जब आप बोलते हो तब आप कुछ अच्छे से वर्ड यूज करते हो, इससे आपकी वोकेबलरी का ज्ञान होता है कि बच्चे को अवेयरनेस है। काफ़ी बार हम क्या कि एक नॉर्मल वर्ड होता है, एक थोड़ा सा साहित्य या लिटरेचर का पुट लिए हुए वर्ड होता है, अगर वो यूज कर पाते हैं तो हमारी धारा प्रवाह, हमारी जो भाषा की सुंदरता बढ़ती है। भाई ये क्या है आपके पास में? जब हम किसी मेटाफर का यूज करते हैं, अलंकार का यूज करते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, ये तो आपके पास में क्या है? भाषा का ज्ञान है, ये तो है आपके पास में। आप खुद को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर पाते हो। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी। ये कब कैसे परफेक्ट होंगे? ये परफेक्ट होते हैं आप जब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हो उस कंटेंट को। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश का भय हटाना पड़ेगा। कभी आपको इंग्लिश की कोई बुक दिखे, कभी आपको इंग्लिश की कोई स्टोरी दिखे, चाहे लव स्टोरी भी क्यों ना हो, कभी आपको कोई इंग्लिश का नॉवल दिखे, आपको उठाना है। चाहे अन्ना करेनिना हो, चाहे आप किसी के भी कोई फिलोसॉफिकल बुक पढ़ सकते हो, कोई शेक्सपियर का नॉवल लेके पढ़ सकते हो, प्ले पढ़ सकते हो, कोई भी स्टोरी ले उठाओ और पढ़ो। आपने टॉलस्टॉय वगैरह की खूब सारी बुकें पढ़ी होगी, तो इन चीज़ों को उठाना है आपको। नॉवल पढ़ना है, स्टोरीज पढ़नी है, पोइट्रीज पढ़नी है, कुछ इंग्लिश के कभी सॉन्ग हो वो पढ़ना है, कुछ इंग्लिश के स्पीचेज हैं, खूब सारे टेडेक्स टॉक पे आते हैं आपके पास में, वो देखने हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक लैंग्वेज के प्रति भय खत्म होगा। मैं तो बोल रहा हूँ इंग्लिश में खूब सारी स्टैंड अप कॉमेडीज़ हैं। हॉलीवुड मूवी देखो ना भाई, हम क्या करते हैं हॉलीवुड मूवी को भी डब करके आप हिंदी में देखते हो, क्या मजा रहता है। हम उसी में देखेंगे तो उसके साथ फेमिलियर होंगे। लैंग्वेज बैरियर कभी भी नहीं आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर हम सिर्फ इंग्लिश देखेंगे तो हमारी हिंदी खराब हो जाएगी। नहीं भाई, मैं हिंदी भी देखता हूँ, इंग्लिश भी देखता हूँ। हमारी हिंदी भी उतनी ही परिष्कृत रहेगी जितनी इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से ऐसा नहीं कि आप हिंदी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं, आप हिंदी ही उतना इफेक्टिवली आप बता पाओगे, समझ पाओगे। आप इंग्लिश की बुक पढ़ी, दो एक बुक हिंदी की पढ़ ली, आपके पास में हिंदी के भी खूब सारे साहित्यिक वर्ड हैं, साहित्यिक जिसमें अलंकार हैं, सब सकते हैं, आपको समझ आएगा जब आप पढ़ोगे। इससे क्या होगा, जब आप बातचीत करते हो तो आपकी धारा प्रवाह बन जाती है, आपकी सेंटेंस की फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है। जब आप खूब ज़्यादा बुक्स पढ़ लोगे तो आपके पास में ग्रामेटिकली सेंस भी आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में पहले ही बोल रहा हूँ, आप हिंदी आराम से बोल पाते हो, इंग्लिश आराम से नहीं बोल पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज का सेंस नहीं रहा, आपके हैबिट में नहीं रही। तो वैसा सेंस अगर आपको इंग्लिश में लेकर आना है तो आप क्या 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 करोगे, आप इंग्लिश को हैबिट में लेकर के आओगे। आप कभी न्यूज इंग्लिश में सुन लोगे, कभी आप इंटरव्यू इंग्लिश में सुन लोगे, कभी आप कॉमेडी इंग्लिश में सुन लोगे, कभी आप बुक इंग्लिश की पढ़ोगे। कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर आता है, उसके आर्टिकल पढ़ा करो। आप बोलोगे सर आर्टिकल बड़े बोरिंग होते हैं, पढ़ने से क्या होता है?
देखो आर्टिकल में एक सिंपल सा टॉपिक होता है कि ऑपरेशन सिंदूर का महत्व क्या रहा, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या सक्सेस पॉइंट या क्या क्या फेलियर रहे, पीआर एजेंसी का वर्तमान युग में क्या क्या दुरुपयोग होता, एआई के क्या क्या सदुपयोग हैं दुरुपयोग हैं। इन पॉइंट पर हम 1 से 2 लाइन ही बोल पाते हैं। जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो डीप डाइव करते हैं उन पॉइंट में, फिर हमें पता चलता है कि ये भी एस्पेक्टिव होते हैं और ये भी पर्सपेक्टिव होते हैं जिसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते। और वैसी सोच डेवलप कब होगी, जब आप इन चीज़ों को डीप में पढ़ना शुरू करोगे। सबसे पहले आपको पढ़ने का नज़रिया चेंज करना है। आपको सिर्फ रिमेंबर तक नहीं रहना है, आपको सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको ओवरऑल इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। सिर्फ इंग्लिश में नंबर ले आना ही केवल नहीं है, और नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना तो नंबर लाना पड़ेगा। नंबर कैसे लाते हैं वो आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। आप ऐसा मत मानो कि हम आगे यहाँ पे तो नहीं, आपको दूसरी चीज़ें बताएंगे, नंबर लाने का तरीका नहीं। जो भी टॉपिक होंगे, टॉपिक की प्रैक्टिस करवाएंगे, डीपीपी देंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब भी करवाया जाएगा। लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें अपनी हैबिट में लानी है जिससे वो चीज़ें आसान हो जाए। वो क्या, आपको बुक पढ़ लेना, न्यूज़पेपर पढ़ लेना, आपकी इंग्लिश के प्रति खूब ज़्यादा नज़रिया चेंज हो जाएगा। फिर आपको इंग्लिश का, अगर आप सीपीयू का पेपर दे रहे हो, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हो, आप आराम से 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर पाओगे। वहाँ आपको ये जोर नहीं आएगा कि मैं आरसी को कैसे 30 मिनट में पूरा करूँ 50 क्वेश्चन को, कैसे मैं पीक्यूआरएस के 30 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है वो 30 मिनट में पूरा करूँ, क्योंकि वो तो लंबे लंबे आते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आप अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग की या फिर आप सेंटेंस फ्रेमिंग है वो आराम से कर पाओगे। एरर तो आप सेंटेंस को पढ़कर ही निकाल पाओगे। ये तो जम ही नहीं रहा इसके साथ में। वो जमने वाला सेंस कैसे होता है, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि राम घर जाते हैं, आप बोलोगे नहीं सर जाते नहीं, जाता है। क्या आपने क्या यहाँ व्याकरण लगा करके या व्याकरण का कोई रूल लगा करके एरर निकाली? नहीं। क्यों? आप डेली यूज में लाते हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए। मैं बोलूँ राम आर गुड, आप बोलोगे सर राम आर गुड नहीं होगा, राम इज गुड होगा। क्यों? राम एक वचन है, इज आएगा, ये तो जम नहीं रहा था इज। मैं बोलूँ आई आर गोइंग, आप बोलोगे नहीं सर आई एम गोइंग। मे आई कम इन, तो इसमें ऐसे बोलूँ आपके पास में कैन आई कम इन, ऐसे कैन भी सही होता है, परमिशन के लिए होता है आपके पास में, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मे ही आता इसमें तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब आएगी? जब आप फ्लुएंसी के साथ में पढ़ोगे चीज़ें आपकी ज़बान से निकलेगी, आपके पास में एक फ्लो बनेगा। जब फ्लो में कुछ गड़बड़ होती है, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ होती है, आपकी ज़बान, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस अपने आप बता देता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ी सी एरर है। तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखोगे? नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, शांति से प्रेम से पहले चीज़ों को सोचना है, मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ, उसका सिलेबस क्या है, मेरे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पूरा अच्छे से एक बार पूरा सिलेबस करना है, बेसिक से लगा करके एडवांस तक। मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं अब से पढ़ना शुरू करूँगा। और इस चीज़ को आप ऐसा मान के चलोगे मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूँ। बार बार अलग अलग आपको लोग क्या करते हैं, सीईटी के लिए अलग से पढ़ते हैं इंग्लिश, फिर वापस कोई एग्जाम होता है फिर इंग्लिश का कोर्स ले लेते हैं। वैसा नहीं करना, आपको कोचिंग एक बार करनी है, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। आपको ये मान करके चलना है कि मैं एक बार पढ़ूंगा और आराम से, ध्यान से, मज़े से पढ़ूंगा। हैबिट में क्या क्या चीज़ें लेके आनी है आपको? वोकैब नई से नई ऐड करने की कोशिश करनी। कब कैसे ऐड होगी? आप पढ़ोगे इंग्लिश में, आपने कुछ किताब पढ़ी, कुछ 2-4 वर्ड नए हैं, आपको लगा यार क्या मज़ेदार वर्ड है। बाई कटन कट्टर होता आपके पास में, आपको लगा नया वर्ड है। ठीक है, चन्नी तन चोटी होता आपके पास में, आपको लगा ये भी नया वर्ड है यार, मेरे को मज़ा आ गया। और वैसा वैसा आपको देखना है कि जब आप ये पढ़ेंगे, कौन सा आपके पास में आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे या आपके पास में आप कुछ लेख वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आपके पास में लंबा लंबा लिखा होगा, तो आपको लगेगा कि सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करनी, लंबे लंबे सेंटेंस कैसे बनाने, सेंटेंस को जोड़ना कैसे, सेंटेंस को घुमा करके कैसे करते हैं। ठीक है, आप एरर भी निकाल पाओगे, ग्रामर का यूज भी करना सीखोगे, आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। ये 2-3 काम करोगे आप, थोड़ी पढ़ने की हैबिट डालोगे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को हैबिट में लेके आना, कभी सुनने में, कभी बोलने में, कभी सुनने में, बोलने में या देखने में, कुछ भी मूवी वगैरह देख लेना। ये 2-4 चीज़ें कर देनी। ज़्यादा सीरियस होकर तो पढ़ना है ही नहीं कि नहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बड़े सीरियस हो जाते हैं, आपसे तो इंग्लिश माहौल होना चाहिए सारे दिन इंग्लिश। नहीं भाई, आपको दूसरी लैंग्वेज में भी बड़ा ईजी होकर के पढ़ना है और इंग्लिश हो जाएगी। सेकेंड, पढ़ने का नज़रिया अच्छा रखना, आपका एटीट्यूड। देखो, आपको इंग्लिश पसंद होगी तो आप इंग्लिश को सीखोगे भी, अगर पसंद ही नहीं है तो आप इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। आप बोलोगे नहीं सर हमने बचपन से कभी नहीं सीखी, आप कैसे ही सीख पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा अच्छा है, आप बोलोगे नहीं मैं आज 2-2 चीज़ें सीखूंगा, 4-4 चीज़ें सीखूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप पहुंच ही जाओगे। आपको कुछ भी जोर नहीं आएगा, विश्वास करो मेरा। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ चीज़ें। बताओ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी की तरह भाषाएं हैं। भाषाएं कैसी होती हैं? फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, मंदारिन, चाइनीज, पश्तो,
ये आपके पास में उर्दू, ये सारी आपके पास में क्या है, भाषाएं। भाषा कैसे बनती है आपके पास में, भाषा बनती है आपके पास में कैसे, वर्ड से। भाषा कैसे बनती है आपके पास में, वर्ड्स से। वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले जो भाषा का मूल ही कहीं वो क्या होता है आपके पास में, अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है मेरे भी आपके पास में, अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट ही तो होता है। मेरे को बताओ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं आपके पास में, इंग्लिश में आप बोलोगे सर अल्फ़ाबेट होते हैं 26, ये तो आपको पता है, ABCD, स्मॉल आपके पास में ये होते हैं, कैपिटल आपके पास में ये होते हैं। अब मेरे को सिंपल सा बता दो आप, अल्फ़ाबेट में आपके पास में वोवल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। वोवल्स कितने होते हैं मेरे भाई, देखो वोवल्स होते हैं आपके पास में 5 होते हैं। कौन कौन से, A, E, I, O, U। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, कॉन्सोनेंट हो गए बाकी आपके पास में सारे, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे आपके पास में, रिमेनिंग। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 0 से शुरू कर रहे हो सकता है आपके पास में आता, आप वीडियो को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लोगे और आगे स्किप कर लोगे, ठीक है। अब मैं देखो कुछ चीज़ें आपको और बता रहा हूँ। जब हम एक सेंटेंस, वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट से मिलकर के क्या बनते हैं आपके पास में, वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई, देखो वर्ड्स बनते हैं। और जब वर्ड से मिलकर के क्या बनता है आपके पास में, एक सेंटेंस बनता है, पूरा वाक्य बनता है नहीं बनता, सेंटेंस बनता है। ये वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनेगा। मेरे को बताओ एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या होंगे। मैंने पार्ट्स पूछा है, एलिमेंट नहीं पूछा आपके पास में, ठीक है। पार्ट्स पूछा आपके पास में, एलिमेंट नहीं पूछा आपके पास में। तो पार्ट्स कितने होते भाई, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कितने होते मेरे भाई, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं आपके पास में 2। एक होता है आपके पास में सब्जेक्ट और एक होता है आपके पास में प्रेडिकेट। क्या होता है मेरे भाई, देखो एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपके पास में प्रेडिकेट। आप बोलोगे सर होता क्या है, आपने हिंदी में 2 चीज़ें पढ़ी नहीं होगी। वाक्य के भेद कितने होते हैं आपके पास में, 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्ता, एक होता है विधेय। आप बोलोगे सर हिंदी में तो हमने ये पढ़ा ही नहीं। आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा। बाकी हिंदी में बेसिक चीज़ यही है, आप चाहे व्याकरण की कोई बुक उठा के देखना, आपको पढ़ाया जाता है वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक कर्ता होता, एक विधेय होता। कर्ता क्या, जो सब्जेक्ट का मेन है, काम को करने वाला। उसके अलावा जो भी पार्ट होता है आपके पास में प्रेडिकेट होता है। कैसे, अगर मैं बोलूँ राम इज प्लेइंग, इसका मतलब क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या मेरे भाई, देखो इसमें सब्जेक्ट है आपके पास में राम, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के अलावा जितना भी भाग होता नहीं, आपके पास में क्या होता है मेरे भाई, देखो प्रेडिकेट। क्या मैं आपको कभी भी पूछूंगा तो आप मेरे को प्रेडिकेट बताओगे कि नहीं बताओगे। जब हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके पास में लॉजिक पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास में होता है, एक सब्जेक्ट होता है आपके पास में, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ शी इज राइटिंग अ नॉवल, बताओ भाई इसमें आपके पास में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट तो आपको सी दिख रहा है, ये आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी भाग बचा आपके पास में, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई आपके पास में, इसका मतलब हो गया आपके पास में सेंटेंस के 2 भाग होते हैं आपके पास में, एक होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है आपके पास में, प्रेडिकेट। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं आपके पास में, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास में सब्जेक्ट और एक क्या होता है आपके पास में, प्रेडिकेट होता है। इसको बोला जाता है आपके पास में कर्ता हिंदी में, जो काम को करने वाला होता है, और इसको बोला जाता है आपके पास में विधेय। क्या बोला जाता है मेरे भाई, विधेय बोला जाता है। जिनको नोट्स बनाने हैं वीडियो को पॉज करते जाना और साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाना। ये आपको रटना नहीं है, ये आपको समझना है। देखो चीज़ें रिमेंबर, देखो आपको रिमेंबर और अंडरस्टैंड में मतलब समझना है। हम जब थिंकिंग के लेवल बढ़ते हैं तो उसमें 5-6 लेवल पढ़ते हैं आपके पास में। तो पहला लेवल होता है आपके पास में रिमेंबर करना, दूसरा लेवल होता है आपके पास में अंडरस्टैंड करना। हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को रिमेंबर पर ही डाल देते हैं, हमको सारी चीज़ें रटनी होती हैं। क्या आपको भी टीचर बन के ऐसा समझाना है क्या? टीचर भी बनो तो कभी भी रट करके मत समझाना, आप चीज़ों को समझना। 1-2 बार पढ़ोगे देखोगे तो आपके दिमाग में स्थायी रूप से वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, फिर आपको रटने की नीड ही नहीं होगी, फिर आपको कुछ भी नहीं रटना होगा। अभी आप रट लिया आपने, मैंने पूछ लिया कभी प्रेडिकेट होता क्या है, एग्जाम्पल आप 2 रट लिए, तीसरा एग्जाम्पल लिख ही नहीं पाओगे। अगर आपने समझ रखा है, आप कैसे भी हिंदी में सेंटेंस बनोगे। राम घर जाता है, राम क्या है, कर्ता, और घर जाता है क्या हो जाएगा आपके पास में, विधेय। जो कर्ता से संबंधित जितना भी पीछे वाला पार्ट होता है रिमेनिंग, वो आपके पास में क्या होता है, विधेय होता है। ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे तो आप कर्ता विधेय को लंबा पढ़ा सकते हो, कर्ता विधेय को संक्षिप्त कर सकते हो। आपके पास में मैंने अभी बताया था आपको, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप समराइज कर सकते हो, आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर देना है, सीखने पर ज़्यादा जोर देना, ये रटना नहीं है, समझो। वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं आपके पास में, 2। आप बोलोगे सर वर्ब कहाँ गई, ये कहाँ गए आपके पास में, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ये एलिमेंट होते हैं। क्या होता है मेरे भाई आपके पास में, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट में आपके पास में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ये आ गया आपके पास में सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास में वर्ब हो गई, ये आपके पास में
एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गई, ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये खूब सारी चीज़ें होती हैं। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट कैसे, देखो ये सेंटेंस लिखा मैंने, कुछ भी सेंटेंस लिख दो आपके पास में, राम राम walks slowly and brings beautiful cups। ये brings है ना, यहाँ एन है, brings beautiful flowers। अब इसमें देखो आपके पास में खूब सारी चीज़ें हैं। कैसे चीज़ें, ये राम क्या हो गया आपके पास में भाई, राम सब्जेक्ट हो गया। ये वॉक्स क्या हो गया आपके पास में भाई, वॉक्स वर्ब हो गया। वॉक इन चलना, आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, खूब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। स्लोली क्या हो गया आपके पास में, कैसा चलना, धीरे चलना, एडवर्ब होती है, आगे चल कर हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड क्या होता है आपके पास में, कंजक्शन होता है। ब्रिंग्स क्या होता है आपके पास में, वर्ब होगी। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपके पास में, एडजेक्टिव हो जाएगा। किसकी विशेषता बता रहा है आपके पास में, फ्लावर्स की विशेषता बता रहा है, ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, नाउन। आप बोलोगे सर आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आगे हम यही बताएंगे आपको कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस में ये क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में। ये क्या होती है आपके पास में, एलिमेंट होते हैं। जो भी आपके पास में एक एक सब्जेक्ट को हम लिखते हैं ना, कंजक्शन भी लिख सकते हो, आगे आप इंटरजेक्शन भी ऐड कर सकते हो, प्रीपोजिशन भी ऐड कर सकते हो, ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब देखो सेंटेंस किससे बना होता है, वर्ड से बना होता है, नहीं होता, वर्ड से। हमने सारे वर्ड्स में देखो कुछ ना कुछ लिख दिया, ये सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब हैं, ये एडवर्ब हैं, ये कंजक्शन है, ये वर्ब हैं, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। लैंग्वेज को ही बोलते हैं आपके पास में स्पीच। क्या बोलते हैं मेरे भाई, देखो स्पीच। आगे देखो चीजें मैं बताऊं अभी आपको। लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज हमेशा वर्ड से ही मिलकर बनी होती है। मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरी एक भाषा है या नहीं, ये मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भाषा है या लैंग्वेज है कि नहीं, ये बोल रहा हूँ तो इसमें किसका ब्लेंड है, खूब सारे वर्ड्स का ही तो मिश्रण है, खूब सारे वर्ड का ही तो समूह है। ये क्या आपके पास में, लैंग्वेज क्या होती है आपके पास में, ग्रुप ऑफ वर्ड। लैंग्वेज क्या होती है आपके पास में, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है। इस लैंग्वेज को ही बोला जाता है आपके पास में स्पीच। क्या बोला जाता है आपके पास में, स्पीच। स्पीच में या लैंग्वेज में क्या होता है आपके पास में, वर्ड्स। हम वर्ड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे, देखो अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम इज अ नाइस बॉय, राम इज ए नाइस बॉय, ये सेंटेंस लिखा मैंने। ये भी आपके पास में वर्ड हैं, 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 ये भी आपके पास में वर्ड है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये सेंटेंस लैंग्वेज हैं, ये सेंटेंस स्पीच हैं। इसके पार्ट्स ये वर्ड है, इसका पार्ट बताओ। देखो ये वर्ड और ये वर्ड अलग अलग है या नहीं है, अलग अलग। आप लोग कैसे अलग है, ये राम है, ये नाउन है, ये इज है, ये वर्ब है, ये ए है, ये आर्टिकल है, ये नाइस है, ये एडजेक्टिव है, और ये बॉय है, ये आपके पास में वापस नाउन है। आप बोलोगे सर आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब हम लैंग्वेज बोलते हैं, जब हम स्पीच बोलते हैं, ये वर्ड से मिलकर बना होता है, और इसके पार्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ 8 ही होते हैं। जब भी आप ऐसा लिखोगे ना, तो इसमें देखोगे कि ये 8 प्रकार के ही यहाँ पे होते हैं। आप चाहे कोई सा भी सेंटेंस, ये चाहे सेंटेंस लोगे, इसमें भी मैंने 8 प्रकार होते हैं, वही लिखे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं, जो वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं ना, भाई कौन कौन सा वर्ड्स कौन कौन सा रोल प्ले करता है, ये 8 प्रकार के रोल में बटा हुआ है। या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, ये सेंटेंस में जो भी लिखा होगा ना, वो इनमें से ही होगा। जितने भी वर्ड लिखे हैं वो इनमें से एक एक वर्ड है सारे। इनसे मिलकर ही क्या बनता है आपके पास में, इंग्लिश की पूरी क्या बनती है आपके पास में, लैंग्वेज बनती है। इससे बाहर लैंग्वेज है ही नहीं। अगर आपने ये समझ लिया, इंग्लिश पूरी होगी आपके पास में। हम करवा क्या रहे हैं, हम बेसिक करवा रहे हैं। कि हमने कोई टॉपिक शुरू किया, नहीं। लेकिन जब आप बेसिक करके उठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने इतना पढ़ लिया है कि हमने 8 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटा मोटा नहीं होता, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में ध्यान से पढ़ना, आपको खूब सारी चीज़ें और बताई जाएगी।
आप बोलोगे सर बता दो, फिर बताई जाएगी। तो मैंने बोला लैंग्वेज होती है उसे स्पीच बोला जाता है, ये हमेशा वर्ड से मिलकर बनी होती है और हर एक वर्ड का अलग रोल होता है, अलग पार्ट होता है। वो वर्ड क्या हो सकता है आपके पास में? नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? देखो नाउन। अब आपको नाउन को इतना सा याद रखना है। नाउन क्या होगा मेरे भाई? देखो नाउन क्या होती है? किसी व्यक्ति, संज्ञा क्या होती है? हिंदी में आपने परिभाषा पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आपके पास में क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपके पास में? अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो वो नेमिंग वर्ड होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? नेमिंग वर्ड को क्या बोला जाता है आपके पास में? नाउन। अब मेरे को बताओ कोई व्यक्ति के नाम का एग्जाम्पल बता दो। आप बोलोगे सर व्यक्ति के नाम का एग्जाम्पल क्या है? राम, श्याम, गीता, मोहम्मद, अब्दुल, सलीम, क्रिस्टोफर, अलेक्जेंडर। ये आपके पास में क्या हो जाएंगे? किसी व्यक्ति के नाम। वस्तु का नाम? पुस्तक, पेन, कॉपी, बाइबल, कुरान, गीता, गेट, बोतल, टेबल, ये कैमरा, स्क्रीन, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में? किसी वस्तु के नाम। स्थान का नाम? जोधपुर, जयपुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में? किसी स्थान का नाम। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आपके पास में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन समझ में आया? नाउन किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। पर्सन, थिंग एंड प्लेस। नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। नेमिंग वर्ड आपके पास में किसी का? पर्सन, प्लेस, थिंग। क्या एग्जाम्पल लिखने की नीड है? क्या एग्जाम्पल लिखने की नीड नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। देखो राम, जोधपुर, बुक। ये सारी क्या हो जाएगी आपके पास में? नाउन हो जाएगी। क्या 8 में से आपको एक याद रख नहीं रहा? नाउन क्या होती है आपके पास में? नेमिंग वर्ड होता है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का। दूसरा पढ़ना आपको प्रोनाउन। क्या पढ़ना मेरे भाई? देखो प्रोनाउन क्या होता है आपके पास में? प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर आए। हिंदी में मैं सिंपल लिख रहा हूं आपके पास में, जो नाउन के स्थान पर आए। याद रहेगा आपको? आप बोलोगे सर हिंदी में क्या लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे? आपको इंग्लिश आ नहीं रही क्या? वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यहाँ आपको परिभाषाएं याद करवाना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है आपके दिमाग में चीज़ें जानी चाहिए। आप बोलोगे सर नाउन के स्थान पर कैसे आ सकते हैं? मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग, और यहाँ लिख दिया मैंने एंड ही इज अ गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ वापस, राम इज प्लेइंग एंड राम इज ए गुड बॉय। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आपके पास में क्या होता है? नाउन। राम किसी का नाम, ये नाउन है। राम खेल रहा है और वो अच्छा लड़का है, या वो कौन है आपके पास में? राम है या नहीं है? क्या मैंने यहाँ पे राम लिखा? क्या मैंने राम की जगह क्या लिख दिया आपके पास में? ही लिख दिया। तो ये ही क्या हो गया आपके पास में? ये ही हो गया आपके पास में प्रोनाउन। क्या हो गया मेरे भाई? ही क्या हो गया आपके पास में? प्रोनाउन। यहाँ देखो, राम इज प्लेइंग एंड राम इज ए गुड बॉय। राम खेल रहा है, राम अच्छा लड़का है। ये आप बोलोगे सर इसको ही लिखकर ही क्यों लिख रहे हो? इसमें राम है तो लिख दो, किसी का नाम है तो आप इसको ही क्यों लिख रहे हो? देखो भाई, राम इज प्लेइंग एंड राम इज ए गुड बॉय। राम राम बार बार कर रहे हो आप। वैसे राम का नाम लेना अच्छा होता है, बट आप राम राम बार बार कर रहे हो, इसका मतलब है कि वाक्य की सुंदरता घट रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ राम खेल रहा है, राम अच्छा लड़का है और राम ने ये काम कर दिया, आप बोलो क्या बार बार राम करते हो? राम खेल रहे हैं, वो अच्छा लड़का है और उसने ये काम कर दिया, उसकी पढ़ाई ये चल रही है। इससे क्या होगा कि वाक्य की सुंदरता बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा यूज? यहाँ आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा और इसकी जगह आप क्या यूज करोगे? ही यूज करोगे। ध्यान रखना, आप ऐसा यूज नहीं कर सकते हो। राम ही इज प्लेइंग, हमने अभी प्रोनाउन की परिभाषा में क्या पढ़ा? वर्ड जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं।
या नाउन के स्थान पर काम आया क्या? नहीं, नाउन के साथ काम आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ही नाउन की जगह काम आना चाहिए। जब आप ही लिख देते हो तो आपको नाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप प्रोनाउन लिख देते हो तो आपको नाउन लिखने की जरूरत नहीं होती। कभी भी ये दोनों साथ नहीं आएंगे। ना प्रोनाउन खुद ही नाउन की तरह काम करेगा, नाउन की जगह आ रहा, इसका मतलब क्या है, नाउन को हटा दो वहाँ से। अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो प्रोनाउन के साथ में कभी भी आप क्या नहीं यूज करोगे, नाउन। आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह है, यहाँ भी ये सब्जेक्ट की तरह है। अगर इसको आप प्रोनाउन बनाओगे तो यहाँ लिखोगे आप ही इज प्लेइंग, इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे ही इज प्लेइंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब आप प्रोनाउन लिखते हो तो नाउन को वापस रिपीट मत करना, नाउन की जगह वो आ रहा है। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें समझी। कौन कौन सी समझी आपके पास में? प्रोनाउन। आप बोलोगे सर क्या प्रोनाउन सिर्फ पर्सन का होता है? नहीं भाई, पहले इसका भी होता है। पर्सन का क्या हो जाएगा आपके पास में? ही, सी। ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए। पहले इसका क्या हो जाएगा आपके पास में? हियर, यानी कि यहाँ वहाँ। वस्तु का क्या हो जाएगा आपके पास में? ये आपके पास में क्या होता है? प्रोनाउन होता है। मैं बोल रहा हूँ जोधपुर इज वेरी हॉट पैलेस। ठीक है, अगर इसको मैं प्रोनाउन यूज करूँ, दिस इज वेरी हॉट पैलेस। ठीक है, ऐसे आपको क्या कर देना है, प्रोनाउन यूज करना है। तीसरा आपके पास में क्या है? वर्ब। क्या है मेरे भाई? वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है आपके पास में क्रिया, किसी काम को करना। जो वर्ड्स एक्शन या फिर स्टेट दर्शाएं वो आपके पास में क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। क्या दर्शाएं आपके पास में? एक्शन या फिर स्टेट दर्शाएं, ये आपके पास में क्या कहलाएंगे? वर्ब। आप बोलोगे सर एक्शन कैसे दर्शाते हैं? खाना, गाना, रोना, हंसना, लड़ना, झगड़ना, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में? एक्शन है या नहीं है भी आपके पास में? ये सारे आपके पास में एक्शन है या नहीं है? ये सारे आपके पास में एक्शन है या नहीं है? ये सारे आपके पास में क्या है? एक्शन है। ठीक है, ये आपके पास में क्या सारे के सारे एक्शन है। ठीक है, देखो कौन कौन से एक्शन है आपके पास में? जो क्रिया जिसमें करने का भाव आता है, रोना, खाना, हंसना, पीना, लिखना, खेलना, कूदना, मारना, उचकारना, दुलारना, ये सारे आपके पास में, किक मारना, पंच मारना, बाल खींचना, जिसके पीछे ना आए, जिस हिंदी वर्ड के पीछे ना आए, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में? एक्शन वर्ड। इंग्लिश में क्या? क्राई, लाफ, राइट, लिसन, हियर, स्पीक। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में? एक्शन, जो काम करने का बोध देता हो। क्या आप बोलोगे सर सिर्फ काम करने का बोध देते हैं वही वर्ब होता है क्या? नहीं भाई, देखो अगर मैं यहाँ लिखूं राम इज प्लेइंग, आप बोलोगे सर प्ले यानी कि खेलना होता है, इसका मतलब प्ले क्या हो जाएगी आपके पास में? वर्ब हो जाएगी। राम इज क्राइंग, राम रो रहा है। क्राई आपके पास में क्या होती है? वर्ब। इसका मतलब क्राई क्या हो जाएगी आपके पास में? रोना, ये वर्ब हो जाएगी, इसके पीछे ना आ रहा। अगर मैं ऐसे लिख दूं राम इज डॉक्टर, इसमें कौन सी वर्ब है? आप बोलोगे सर राम डॉक्टर हैं, इसका होना ही क्या है आपके पास में? वर्ब है। क्या ये एक्शन दर्शा रहा है क्या? राम डॉक्टर है, कोई एक्शन कर रहा है क्या? नहीं, राम स्टेट बता रहा है उस राम की कि राम क्या है। अगर मैं लिख दूं ही वॉज या लिख दूं मैं रमेश वॉज प्लेयर, रमेश प्लेयर था, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? रमेश का एक्शन बता रहा है क्या रमेश कोई प्लेयर था? नहीं, रमेश की स्थिति बता रहा है कि रमेश क्या था आपके पास में? प्लेयर था। तो स्टेट बता रहा है नहीं बता रहा? स्टेट बता रहा है। अगर मैं बोल दूं इज यंग, वह जवान है, क्या कोई एक्शन हो रहा है क्या? जवान है नहीं, वो इसकी स्टेट बता रहा है वो कैसे हैं आपके पास में? जवान है, बूढ़ा है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, लड़का है, लड़की है। तो ये भी सारी क्या होगी आपके पास में? वर्ब होगी। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ठीक है तो वर्ब आपके पास में दो होती है, एक होता है आपके पास में एक्शन, एक होता है आपके पास में स्टेट। एक्शन कैसे आपके पास में? क्राई, रोना, प्ले, खेलना, लाभ, हंसना, जिसके पीछे आपके पास में क्या हो? ना हो। और स्टेट दर्शाने वाली इज, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या हो जाएगी आपके पास में? वर्ब्स हो जाएगी।
हिंदी में जिसके पीछे ना हो। पीछे ना हो। करना, गाना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, जितने भी वर्ब लिख दो आप, पढ़ाना, पढ़ना, सबके पीछे ना है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, सारी की सारी वर्ब्स हो जाएगी। कि यहाँ तक समझ में आया? अब बताओ एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब होती है आपके पास में, हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जब हम आगे एडवर्ब पूरा पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि वो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। ये किस किस को मॉडिफाई करते हैं? एडजेक्टिव को भी करते हैं, एडवर्ब को भी करते हैं। लेकिन अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। वर्ब को मॉडिफाई कैसे करते हैं? मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है आपका इसमें? वर्ब की विशेषता। अगर मैं बोलूँ आपके पास में वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है आपके पास में? चलना। अगर मैं बोलूँ आपके पास में स्लो, कैसी चाल है आपके पास में? देखो एग्जाम्पल यहाँ मत लिखो, एग्जाम्पल आप यहाँ लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ मैं समझा रहा हूँ। देखो वर्ब को मॉडिफाई कैसे करेंगे आपके पास? वर्ब को मॉडिफाई ऐसे करेंगे अगर मैं ये लिखूँ आपके पास में, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ही वॉक्स स्लोली, वह कैसे चलता आपके पास में? धीमे चलता है। ये स्लोली किसकी विशेषता है? मैंने ये सेंटेंस लिखा आपके पास में, ही वॉक्स, वह चलता है। आप बोलोगे सर ये आपके पास में किसी की जगह आया है, नाउन की जगह आया है, इसका मतलब ये तो प्रोनाउन है। ये तो आपने पहचान ही लिया। वॉक्स नहीं, चलना, इसका मतलब ये आपके पास में वर्ब है, पीछे ना आ रखा है। अब देखो ही वॉक्स स्लोली, ही क्या हो गया? प्रोनाउन। वॉक्स क्या हो गया? वर्ब। वह कैसा चलता है? धीरे चलता है। ये धीरे किसकी विशेषता है? ये धीरे चलने की विशेषता है। क्या धीरे वो है क्या? नहीं, धीरे चलता है। कैसा चलता है आपके पास में? धीरे चलता है। तो ये एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी आपके पास में एडवर्ब। ये क्या हो जाएगी आपके पास में? एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको इतना सा। एडजेक्टिव क्या होता है आपके पास में? एडजेक्टिव, देखो इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता है, डी यहाँ पे हमेशा साइलेंट रहता है, इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है आपके पास में? वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। किसकी विशेषता बताइए आपके पास में? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई, प्रोनाउन की विशेषता। की विशेषता बताएं। कैसे बताएंगे? देखो नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं आपको ध्यान से देखना है। कैसे? अगर मैं बोलूं आपके पास में राम इज अ स्मार्ट, या राम इज स्मार्ट। अ स्मार्ट नहीं होगा, अ स्मार्ट के बाद में आपको बॉय लगाना पड़ेगा। ठीक है, राम इज स्मार्ट। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, he is genius। हाँ, यहाँ देखो इस सेंटेंस में राम क्या है? राम किसी का नाम है, इसका मतलब राम क्या आपके पास में? नाउन है। राम क्या आपके पास में? नाउन है। राम स्मार्ट हैं, ये स्थिति दर्शा रहा आपके पास में, स्टेट दर्शा रहा, इसका मतलब ये वर्ब है, या एक्शन या स्टेट, वो क्या होता है आपके पास में? वर्ब होती है। ये स्मार्ट, स्मार्ट कौन है? स्मार्ट किसकी विशेषता है? स्मार्ट राम की विशेषता। इसका मतलब क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखो ही किसी के नाम की जगह आया नहीं आया, राम की जगह ही आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? देखो प्रोनाउन। इज क्या आपके पास में? वर्ब है। और जीनियस, जीनियस कौन है आपके पास में? ही जीनियस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव कौन से होते हैं आपके पास में? वे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं आपके पास में? विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास में? एडजेक्टिव होते हैं। क्या इतना समझ में आएगा? क्या इतना आपको ध्यान रहेगा? क्या इतना ध्यान रहेगा? अगला देखते हैं हम, अगला क्या है आपके पास में? अगला है आपके पास में प्रीपोजिशन। क्या होता है मेरे भाई प्रीपोजिशन? बताओगे सारे आप लोग, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको तो आता है, तो फिर बताओ भाई। देखो
प्रीपोजिशन होता है जो नाउन से पहले आते हैं, जो नाउन से पहले आते हैं और बाकी सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं, बाकी से रिलेशन बताते हैं। क्या कभी आपने प्रीपोजिशन पढ़ा क्या? एक आधा का एग्जाम्पल दो। आप कौन कौन से पढ़े आपने पढ़ा होगा इन, एट, ऑन, इनटू, ठीक है, एक्रॉस, बियॉन्ड, ओवर, थ्रू, अंडर, बीनीथ, ओवर, अबोव, बिलो। ये सारे आपके पास में क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। ये हमेशा हमेशा नाउन से पहले आएंगे। ये हमेशा क्या आएंगे आपके पास में? नाउन से पहले। कैसे? बार बार नाम लिख रहा हूँ, कुछ नाम लिखते हैं अच्छा सा। सलीम इज सिटिंग अंडर द ट्री। सलीम कहाँ बैठा आपके पास में? सलीम पेड़ के नीचे बैठा आपके पास में। सलीम क्या आपके पास में? नाउन है। कहाँ? इज, ये वर्ब है पूरी। इज सिटिंग, बैठना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? वर्ब। ट्री क्या है आपके पास में? पेड़। कोई वस्तु ही तो है, कोई वस्तु है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी आपके पास में? नाउन। ये हमेशा नाउन से पहले आता है और बाकी सेंटेंस से इसका क्या बताता है? संबंध बताता है। बताओ पेड़ से क्या संबंध है? पेड़ से संबंध ये है बाकी सेंटेंस का कि सलीम नाम का लड़का है जो पेड़ के नीचे बैठा है। सलीम बैठा पेड़ के नीचे, और कहाँ बैठा? पेड़ के नीचे बैठा। इसका मतलब क्या हो गया? वे वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं, देखो प्री पोजिशन को ऐसे तोड़ो। प्री पोजिशन, प्री का मतलब क्या होता है आपके पास में? पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है आपके पास में? स्थिति। किसी की पहले स्थिति होना। किससे पहले स्थिति होना आपके पास में? नाउन से पहले स्थिति होना। तो नाउन से पहले आते हैं और बाकी सेंटेंस से क्या बताता है आपके पास में? इसका संबंध बताते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में कि ये क्या है? ये है आपके पास में प्रीपोजिशन। एक बात आप ध्यान रखोगे इसमें। क्या ध्यान रखोगे? एक आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये जब नाउन से पहले आते हैं ना, ये होता है आपके पास में प्रीपोजिशन। ये क्या होता है आपके पास में? प्रीपोजिशन। और जो इसके बाद में आता है वो हमेशा हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई? देखो, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप बोलोगे सर ये काम कहाँ आएगा? यहाँ देखो, ये काम आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, ठीक है। मेरे को बताओ इसमें से प्रीपोजिशन कौन सा है? आप सीधा सा देख लोगे, ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या आपके पास में? प्रीपोजिशन है। मैंने क्या बोला? ऑफ जो प्रीपोजिशन के बाद में आता है नाउन है, वो हमेशा हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन सकता है क्या? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट हो ही गया। तो सब्जेक्ट क्या आपके पास में? सब्जेक्ट यहाँ आपके पास में ईच है। जब ईच, एवरी, एइदर, नेइदर, एवरी तो कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ईच, एइदर और नेइदर सब्जेक्ट हो तो हमेशा वर्ब कैसी रहती है आपके पास में? सिंगुलर। आप स्टूडेंट्स को देख करके यहाँ आर मत लगा देना कि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए ये प्लूरल है। नहीं भाई, ये किसी प्रीपोजिशन के बाद में आया है इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। प्रीपोजिशन क्या होता है आपके पास में? नाउन से पहले आते हैं और बाकी सेंटेंस से उसका क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। और जो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आती है वो हमेशा क्या होता है आपके पास में? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई आपके पास में? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर आपके पास में होता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है आपके पास में? कंजक्शन होता है आपके पास में वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जो सेंटेंसेज, वर्ड्स या क्लोज को जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखो, एंड से, और से, ठीक है, और किससे? एज वेल एज से, एज वेल एज, ऐसे करके खूब सारे कंजक्शन होते हैं। उससे क्या होता है? सेंटेंस जुड़ते हैं। कैसे भाई? देखो यहाँ एग्जाम्पल देख भी सकते हो आप। यहाँ देखो,
राम एंड श्याम, यहाँ देखो दो वर्ड जुड़े कि नहीं जुड़े, ये दो वर्ड जुड़े और प्लूरल हो गए, आर प्लेइंग, राम और श्याम क्या कर रहे हैं आपके पास में, खेल रहे हैं। अब दो सेंटेंस भी जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे आपके पास में, राम इज प्लेइंग बट सीता इज रीडिंग, राम खेल रहा है लेकिन सीता क्या कर रही है आपके पास में, पढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, ये क्या आपके पास में एंड, ये इसने दो वर्ड्स को जोड़ा, ये क्या आपके पास में, इसने दो सेंटेंसेज को जोड़ा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, वे वर्ड्स जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, वो हमेशा हमेशा क्या कहलाते हैं आपके पास में, कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन सेंटेंस देखो आपके पास में, ये है वर्ड कंजंक्शन। जंक्शन क्या होता है आपके पास में, जहाँ दो ट्रेनें मिलती हैं, सबसे पहले जंक्शन उसी को बोला जाता था जहाँ दो ट्रेनें मिलती हैं। कन का मतलब क्या होता है आपके पास में, कनकरेंट, कनकरेंट सूची, कनकरेंट रूलर, ये कन का मतलब होता है साथ में। अगर दो सेंटेंस साथ में मिलते हैं जंक्शन होता है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, कंजक्शन। यहाँ देखो एक वर्ड और एक वर्ड दोनों कंजक्शन हो रहा है, इन दोनों का कंजक्शन क्या आपके पास में, बट है। ठीक है, दो वर्ड, दो सेंटेंस या दो क्लोज आपके आपस में जुड़ते हैं, तो वो किससे जुड़ते हैं आपके पास में, कंजक्शन से जुड़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपके पास में, अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है आपके पास में, इंटरजेक्शन होता है आपके पास में हाइटन्ड इमोशन। हाइटन्ड इमोशन कैसे भी, जिसमें खूब ज्यादा क्या हो, हाइटन्ड इमोशन। ठीक है, कैसे, विस्मयादि बोधेगा, आपने देखे होगा, हुर्रे आप जीत गए, वाह मैं तो जीत गया, हुर्रे, इसमें पीछे हमेशा हमेशा वो एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। जब कोई दुख हो, अल्लाह सीज नो मोर, अल्लाह वो मर गया। ठीक है, वाओ, ठीक है, वाओ ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। जिस जो वर्ड आपके पास में इंटरजेक्शन या हाइटन्ड इमोशन दर्शाए आपके पास में, वो क्या होते हैं आपके पास में, वो होते हैं इंटरजेक्शन। तो क्या आप सेंटेंस में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ पाओगे कि नहीं पाओगे? आप बोलोगे सर 8 कौन से? हमने देखा था इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो वर्ड से मिलकर बनी होती है। हर एक वर्ड का क्या होता है आपके पास में, कुछ पार्ट होता है, कुछ रोल होता है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस में इन 8 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ये 8 ही होंगे घुमा फिरा कर। आप बोलोगे सर ये आर्टिकल था, वो कहाँ गया? मेरे भाई देखो, आर्टिकल किसके आगे आता है? हमेशा नाउन के आगे आता है। तो आर्टिकल है ना, एडजेक्टिव का ये पार्ट है, आर्टिकल अलग से नहीं है। आगे हम करेंगे, डिटरमिनर्स भी होता है, आर्टिकल होता है, और ये दोनों एडजेक्टिव का ही तरह है। एडजेक्टिव भी नाउन के आगे आता है और आर्टिकल भी क्या आएगा आपके पास में, नाउन के आगे आएगा। तो वो एडजेक्टिव है एक तरह का, एक तरीका क्या है वो आपके पास में एडजेक्टिव है। अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। 8 आपके पास में है, 8 को आपको एक बार समराइज करना। बताओ भाई, देखो क्या होता है आपके पास में, नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नाउन होती है। जो नाउन के स्थान पर आते हैं वो क्या होता है आपके पास में? प्रोनाउन होता है। वर्ब क्या होती है आपके पास में? जो एक्शन दर्शाएं या स्टेट दर्शाएं। एडवर्ब क्या होती है आपके पास में? जो वर्ब को मॉडिफाई करें। एडजेक्टिव क्या होता है आपके पास में? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। प्रीपोजिशन क्या होता है आपके पास में? जो नाउन से पहले आए और पूरे सेंटेंस से उसका क्या बताएं आपके पास में? अर्थ बताएं। और क्या होता है आपके पास में? और होता है आपके पास में कंजक्शन। क्या होता है आपके पास में? जो दो वर्ड्स को जोड़े, दो सेंटेंस को जोड़े या फिर दो क्लोज को जोड़े। और आपके पास में क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है, जो हाइटन्ड इमोशन आप या फिर आपके पास में क्या दर्शाएं? इमोशंस को दर्शाएं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी रहेगा। मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंग्लिश में आपको कैसी लगी क्लास वो भी बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। राम राम।